वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने जो ये एचपीएससी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, उसकी ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं, जिसके अंदर हम 222 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए बाकी बचे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया आया है, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करना चाहिए, जहाँ पर आपको 50 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सोल्व मिल जाएंगे। जो लास्ट ईयर एचपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसका सोल्व पेपर भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। एचपीएससी का सब्जेक्टिव जो पेपर है उसको भी हमने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय डीडी से भी जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, पहले क्वेश्चन में है नॉर्मली व्हेन प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स फॉल। जब किसी भी गुड्स का प्राइस जनरली क्या होता है, घटता है, तो क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब किसी भी चीज़ का प्राइस घटेगा तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन टिपिकली डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिसके वो टेबल जो आपका प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप को शो करती है। और आपको पता है डिमांड में क्या होता है, प्राइस में और क्वांटिटी में अपोजिट रिलेशन होता है। तो हम कहेंगे जो डिमांड शेड्यूल है वो क्या शो कर रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो इनवर्सली अपोजिटली रिलेटेड होती है प्राइस के साथ। प्राइस घटेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप को बताता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राइस में चेंज ज़्यादा हुआ है लेकिन डिमांड में कम चेंज हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि हमारा प्राइस में 20% का चेंज आया, प्राइस पहले 100 था, अब वो बढ़कर 120 हो गया है, तो प्राइस में मान लो 20% का चेंज आए, और क्वांटिटी डिमांडेड में आने वाला चेंज पहले 100 थी, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, 90 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं प्राइस के बढ़ने पर। तो यहाँ क्वेश्चन में ये क्या है कि जब प्राइस में चेंज ज़्यादा हो और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो कम चेंज है, तो उस टाइम पर हमें पता है कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें 2 कॉलम है मैच के, उनको मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में बोला है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। जब डिमांड में चेंज हो किसकी वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। जब डिमांड में चेंज हो टेस्ट की वजह से, वह इसको टेस्ट इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब डिमांड में चेंज हो इनकम की वजह से, तो उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जब डिमांड में चेंज हो रिलेटेड गुड्स में चेंज होने की वजह से, तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
ए मोनोपोलिस्ट चार्ज हायर प्राइस ऑपरेट्स ऑन। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक मोनोपोलिस्ट होता है, मोनोपोली मतलब जिस बंदे का किसी प्रोडक्ट की सप्लाई पर काफ़ी ज़्यादा अधिकार है, तो मोनोपोलिस्ट कब हाई प्राइस चार्ज कर सकता है? एक मोनोपोलिस्ट जो होता है तभी ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है जब वो इन इलास्टिक पार्ट डिमांड कर्व के इन इलास्टिक पार्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड ही एक ऐसी डिमांड होती है जब प्राइस में कितना भी चेंज होता रहे, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मोनोपोलिस्ट जिसका काम ही प्रॉफिट कमाना है, तो वो कोशिश करता है कि जो वो डिमांड कर्व के इनइलास्टिक पार्ट पे हो तब वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डायग्राम है, उसमें से हमें क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बतानी है Q1 पॉइंट पर। क्या बतानी है? Q1 पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बतानी है। अब हमें पता है इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है या फिर इलास्टिसिटी जो डिमांड कर्व पे निकालने का फॉर्मूला होता है, हम यूज़ करते हैं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, नीचे वाला हिस्सा और उसके बाद उसके ऊपर वाला हिस्सा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिमांड की इलास्टिसिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पे निकालने की। अब हमें किस पे बताना है? अब देखिए लोअर सेगमेंट Q1 पॉइंट पर क्या है, RQ1 लोअर सेगमेंट ये है और अपर सेगमेंट इसका कितना है, अपर सेगमेंट है हमारा SQ1। तो ये आपकी Q1 पॉइंट पर डिमांड की इलास्टिसिटी रहेगी। अगर हमसे पूछा होता Q पॉइंट पर, तो लोअर सेगमेंट हो जाता है हमारा RQ और अपर सेगमेंट हो जाता है हमारा SQ। तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्क इलास्टिसिटी गिव अ बेटर मेजर ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ अ कर्वीलेचर डिमांड कर्व। अब ये बोल रहा है जो हम आर्क इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं ना, आर्क बन जाती है डिमांड कर्व में, और हम आर्क इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला भी अलग होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आर्क इलास्टिसिटी को बेस्ट मेजर क्यों कहा जाता है जब हमारा डिमांड कर्व कैसा हो, कर्वी लीनियर। ये जो मैंने डिमांड कर्व आपके लिए बनाया है यहाँ पर, ये हमारा कैसा है, एक कर्व बना हुआ है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि डिमांड कर्व है कर्वी लीनियर और उसमें आपको आर्क इलास्टिसिटी से ही क्यों जो है मेजरमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके रीजंस हैं। पहला रीज़न होता है कि जो हम आर्क इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, हमारा डिमांड कर्व तो बहुत बड़ा होता है, तो आर्क जो होती है आपकी, मान लो A पॉइंट और B पॉइंट, आर्क इलास्टिसिटी क्या करती है, पूरे डिमांड कर्व के एक बहुत छोटे हिस्से को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देती है। साइज ऑफ आर्क क्या हो जाता है आपका, बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम पर आपके लिए बेस्ट यही है कि आप उस छोटे से हिस्से का मेज़रमेंट किससे करो, आर्क मेथड से करो, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न है आर्क इलास्टिसिटी से मेज़र करने का, उसका यही है कि जो आर्क इलास्टिसिटी हमारा कर्व होता है वो क्या होती है, आर्क जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम एरिया में होती है। तो इसीलिए जब ये दोनों ही सिचुएशन हो तब हमें क्या करना चाहिए, इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए आर्क मेथड को लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेटिरस पेरिबस चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल रखनी है, सिर्फ किस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा, और क्वांटिटी डिमांड जो है कॉम्प्लीमेंट्स टू मूव। क्या कह रहा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या सेटिरस पेरिबस, प्राइस में चेंज होने से जो क्वांटिटी परचेज है कॉम्प्लीमेंट्री, वो किस डायरेक्शन में होगी। अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, जहाँ पर
प्राइस में और दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? अपोजिट रिलेशन होता है। यहाँ पर क्या है, एक्स गुड़ का प्राइस, एक्स गुड़ की क्वांटिटी है, यहाँ पर वाई गुड़ का क्या है, प्राइस है। तो जैसे ही वाई का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, एक्स की क्वांटिटी कम यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों ही गुड्स कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं, तो दोनों को हम एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में प्राइस में चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर वर नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड सोल्ड इवन व्हेन द प्राइस फॉल इट नोन एज, ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जो हम परचेज करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, भले ही प्राइस घट जाए, P से P1 हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आप उतनी ही ले रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, इस टाइम पर हमारी डिमांड कैसी होती है, हमारी पूरी तरह से इनइलास्टिक डिमांड है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी, इनकम की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोली गई है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब इनकम में थोड़ा सा चेंज होने से हम जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो ये कौन सी कमोडिटी है, ये कमोडिटी हमारी होती है लग्जरी कमोडिटी। लग्जरी कमोडिटी मतलब जब हमारी इनकम में ज़रा सा चेंज होता है हम अपनी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब नीचे दी गई स्टेटमेंट में कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्लोप और इलास्टिसिटी में रिलेशनशिप यहाँ दिया गया है। आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक चीज़ बताऊंगी, इलास्टिसिटी और स्लोप में अपोजिट रिलेशन होता है। इलास्टिसिटी और स्लोप में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। आप क्वेश्चन को ही देख लीजिए, व्हेन द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज 0, एक डिमांड कर्व है, अगर हम कहीं पर उस डिमांड कर्व पे क्या देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, स्लोप इज 0, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। अब हमें पता है कि हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट यहीं पर होती है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी तो इनफाइनाइट है, लेकिन जब आप इसका स्लोप निकालोगे ना, स्लोप जो होता है वो कितना है, यहाँ पर 0 निकलेगा। और सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, जब इलास्टिसिटी इज 0, अब जब हमारा डिमांड कब इस तरीके का होता है, इधर प्राइस होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 होती है, और यहाँ पर जब हम स्लोप को मेज़र करेंगे तो आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो स्लोप और इलास्टिसिटी में अपोजिट रिलेशन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ टू कमोडिटी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकती है और एक के प्राइस में चेंज होने से, तो चेंज क्वांटिटी में किस डायरेक्शन में होगा, इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, कैन नॉट नोन। अब हमें पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ की जा सकती है, जैसे लक्स साबुन, नंबर 1 साबुन, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो दोनों ही कमोडिटी जो है सेम डायरेक्शन में चलेंगी। एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी में चेंज होगा, तो डायरेक्शन जो रहेगी सेम रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। इसीलिए यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम की जो इलास्टिसिटी है उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो? तो क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ इंफीरियर कमोडिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं कि घटिया वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जब हमारी इनकम बढ़ जाती है और हम इनकी डिमांड क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इनकम इतनी है, हम इनकी डिमांड इतनी कर रहे हैं घटिया वस्तुएं। जैसे ही इनकम बढ़ जाएगी, किसको शौक है घटिया वस्तु खाने का? तो इन्फीरियर कमोडिटी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहती है, इनकम इलास्टिसिटी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जीरो व्हेन गिवन चेंज इन इनकम। अब ये क्या कह रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होती है? जैसे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होती है? जब हमारी जो डिमांड कर्व है इनइलास्टिक होता है। उसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारी तभी ज़ीरो होगी जब हमारी इनकम में कितना भी चेंज होता रहे, इनकम y से y1 हो या y से y2 हो, इनकम चेंज होती रहे, लेकिन जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसी टाइम हमारी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। मैं आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन में देखो, इनकम इलास्टिसिटी जीरो तब होगी जब चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने पर भी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना हो, तभी ये डायग्राम हमारा बन सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज फॉर गुड्स इज इन्फ्लुएंस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री का मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो ग्रेटर इलास्टिसिटी है उसकी या लेस इलास्टिसिटी है। तो इस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अगर कोई भी चीज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, अगर मान लो मैंने कहा डव साबुन है, लक्स साबुन है, बहुत एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, आपको एक नहीं मिलती आप दूसरी यूज़ कर लेते हो, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी, वो क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। और जब किसी चीज़ पर क्या कर रहे हैं, हम बहुत थोड़ा हिस्सा स्मॉल इनपुट यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आप अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा किस पर खर्च करते हो, न्यूज़पेपर पर, उसमें इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। जिस कमोडिटी पर हम अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च करते हैं वहाँ पर डिमांड आपकी इलास्टिक रहती है। तो एक चीज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट से भी आपको पता लगी, या फिर स्मॉल इनपुट से पता लगी, या किसी भी चीज़ के क्या है यूज़, ड्यूरेबल यूज़ है या सिंगल यूज़ है। कोई कमोडिटी है जिसका एक ही यूज़ है तो उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी, या उसके बहुत सारे यूज़ है तब उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी को फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये प्रभावित करते हैं, पर ये इसका कोई मतलब नहीं है कि आउटपुट इज़ ईजिली अल्टर्ड, ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। हमने अभी बनाया था कर्वेचर डिमांड का, उसके दो पार्ट्स में आर्क इलास्टिसिटी को मेज़र किया जाता है। तो आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ये फॉर्मूला होता है। और ये यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर हम चेंज इन यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो ये इसको P कर दें तब ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है बन सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अ कंट्री इज एडवाइज टू डिवेल्युएट इट्स करेंसी ओनली व्हेन इट्स एक्सपोर्ट फेस। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कंट्री को कब ये एडवाइस दी जाती है कि उसे अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा देना चाहिए। मतलब जब $1 50 का है और मैं क्या कर रही हूँ $1 70 का कर दूँ, अपनी इंडियन करेंसी की, मान लो एग्जांपल के रूप में मैं अपनी इंडियन करेंसी की वैल्यू को क्या कर दूँ, घटा दूँ। ये कब होगा? जब हमारे प्रोडक्ट, जो इंडिया जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो यूएस में हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूएस के अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर इलास्टिक है तभी फ़ायदा है। इलास्टिक मतलब ज़रा सा प्राइस चेंज होगा, लोग बहुत डिमांड घटा देंगे या बढ़ा देंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन मार्केट में इलास्टिक होगी तभी आपको अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाने की ज़रूरत है, तभी डिवैल्यूएशन करने से आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकली सिंपली पूछा है कि जब प्राइस 5 से घटकर 4 हो जाता है तब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। यहाँ पर 0 थाउजेंड्स में है ये टर्म्स, तो आपको पता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब P कितना है आपका, यहाँ पर 5 है, क्यू क्वांटिटी है 9 इंटू चेंज इन क्यू कितना है 15 में से 9 गया कितना हो गया 6, और यहाँ पर चेंज इन P 4 और 5 का डिफरेंस -1, और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है माइनस बाहर होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 10/3 हो आएगा, तो 3.3 आपकी प्राइस इलास्टिसिटी निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 कमोडिटी आर कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देनी है, जब सब्स्टिट्यूट के साथ परफेक्ट वर्ड आ जाए ना, मतलब परफेक्ट का मतलब है कि कोई एक चीज़ है जिसको हम दूसरी चीज़ के साथ 100% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उस टाइम पर हमारी इलास्टिसिटी जो है पॉजिटिव ना होकर इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है। क्यों इनफाइनाइट होती है? मान लो लक्स है और मैंने आपको कहा नंबर 1 साबुन, अगर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए ये दोनों ही एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं कि अगर उनको लक्स नहीं मिल रही तो नंबर 1 लेके बिल्कुल 100% खुश हैं, तो यहाँ पर ये कमोडिटी एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और इनको जितना भी वो चाहे सब्स्टिट्यूशन जितनी बार भी वो कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में उसकी इलास्टिसिटी आपकी जो रहेगी वो इनफाइनाइट रहेगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, अगर हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसा डिमांड कर्व है हमारा, ये बना दिया हमने, टेंजेंट टू द कर्वेचर डिमांड कर्व, तो यहाँ पर हमारे डिमांड कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ने क्या किया है, कर्वेचर डिमांड कर्व, कर्वेचर मतलब जिसकी शेप कुछ इस तरह से हो, उसको टच किया है, मतलब उसको टेंजेंट किया है, और इस पॉइंट पर आपसे इलास्टिसिटी पूछ रहा है। अब आप बताओ, ये जो पॉइंट है इसने डिमांड कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। जो इलास्टिसिटी उसकी यहाँ पर है इस वाली शेप में, वही इलास्टिसिटी कर्वेचर में है, और वही इलास्टिसिटी जब आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो रहेगी आपकी वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंसी का केस है। टेंजेंसी में क्या होता है, आपने देखा भी है, कंज्यूमर भी इक्विलिब्रियम में होता है, प्रोड्यूसर भी, और यहाँ टेंजेंसी के केस पर चाहे डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चाहे डिमांड का कर्वेचर हो, दोनों ने एक दूसरे को टेंजेंट किया है, तो यहाँ पर जो भी इलास्टिसिटी निकलेगी दोनों के लिए वो सेम ही निकलेगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सब्सटेंशियल। ये क्या कह रहा है, हमें उस टाइम पर कौन से मेथड का यूज़ करना चाहिए जब हमारे प्राइस में होने वाला चेंज पर्याप्त हो। तो यही बात कही थी, आर्क इलास्टिसिटी एक बहुत माइनर पार्ट का क्या करता है, इलास्टिसिटी को मेज़र करता है, और जब हमारे प्राइस में होने वाला चेंज पर्याप्त होता है तो उस टाइम पर हमें आर्क मेथड का यूज़ कर कर इलास्टिसिटी को मेज़र करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच केस, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच केस द इलास्टिसिटी शोन बाय डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ कर्व इज सेम। क्या कह रहा है, वो कौन सा केस है जिसके अंदर इलास्टिसिटी जो होती है शोन बाय डिफरेंट पॉइंट, हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम रहती है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब हमारे डिमांड कर्व की शेप इस तरह की होती है तब इसके हर एक पॉइंट पर हमारी डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है वो सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, क्या बोला गया स्टेटमेंट पे, इक्विवेलेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड कोटा। इक्विवेलेंस क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक स्पष्ट टैरिफ जो होता है ना, टैरिफ इक्विवेलेंस अगर लगा दिया जाए किसके बीच में, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ देखो, टैरिफ लगे या कोटा लगे, ठीक है, दोनों का काम ही क्या करना होता है, इंपोर्ट को रोकना, इंपोर्ट को रोकना, टैरिफ लगे या कोटा लगे। आपने देखा है इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या कहते हैं, टैरिफ लगता है, कोटा लगता है। तो टैरिफ भी इंपोर्ट को रोकने के लिए होता है और कोटा भी इंपोर्ट को लिमिट करने के लिए होता है। तो ये क्या कह रहा है कि इसका जो इक्विवेलेंस इफेक्ट है कब आएगा, जब नीचे दी गई कौन कौन सी एडप्शन होनी चाहिए। तो पहली जो एडप्शन है कि कॉम्पिटिटिव कंडीशन जो है अब्रोड, जिस देश के साथ आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो अगर वहाँ पर कंपटीशन मौजूद है तभी आपका टैरिफ और कोटे का जो इफेक्ट है इक्विवेलेंस आएगा, बराबरी से आएगा, और तभी आपका टैरिफ जो लगाया है आपने वो कोटे के अल्टरनेट के रूप में भी यूज़ होगा, और दूसरी बात वो आपके इंपोर्ट को भी लिमिट करेगा। तो ये बोली गई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, परफेक्ट कंपटीशन अमंग कोटा होल्डर्स। जितने भी कोटा सबको तो मिलता नहीं है, कोटा जो होता है लिमिट तय की जाती है कि कितना आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए किनके बीच में, जो कोटा को होल्ड करते हैं, कोटा होल्डर्स होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है देयर इज फ्री कंपटीशन, पूरी तरह से फ्री कंपटीशन है। डिमांड एंड सप्लाई जो होती है कंपटीशन को मैनेज करती हैं डोमेस्टिक इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री। जो कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट को डोमेस्टिकली इंपोर्ट कॉम्पिटिंग जो कंट्री है या इंडस्ट्री है, वहाँ पर पूरी तरह से फ्री कंपटीशन होना चाहिए। मतलब वहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई की पावर सब कुछ डिसाइड करे। अगर ये तीनों कंडीशन कहीं मिलती हैं तभी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। किसके बीच में, टैरिफ और कोटा, जो दोनों ही क्या करते हैं, लिमिट करते हैं सेम अमाउंट से किसको, इंपोर्ट को। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ डिमांड कर्व इज अ बाउंड्री कॉन्सेप्ट बिकॉज इट शो। डिमांड कर्व को एक बाउंड्री कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया है, अब ये नई टर्म है, हमें समझनी चाहिए। बाउंड्री क्या होता है, डिमांड कर्व में बाउंड्री कॉन्सेप्ट क्या शो करता है। अब आप यहाँ देखो, एक तरफ प्राइस होता है हमारा, एक तरफ क्वांटिटी होती है, डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, उस पर हम डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज करने के लिए तैयार होते हैं, यही हमारी डिमांड होती है।
तो डिमांड का में जो बाउंड्री कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि एक बंदा मार्केट में जो मिनिमम प्राइस जो भी चल रहा है उस पर मैक्सिमम कितना जो है वो क्वांटिटी खरीद सकता है, वही डिमांड है कि मार्केट में जो मिनिमम प्राइस है उस पर वो कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो खरीद सकता है। तो डिमांड का के अंदर जो बाउंड्री कॉन्सेप्ट होता है वो क्या शो करता है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एबल टू परचेज एट गिवन मिनिमम प्राइस। मतलब बाउंड्री कॉन्सेप्ट में आपको समझ आया, हमारा प्राइस रहेगा मिनिमम और क्वांटिटी परचेज रहेगी मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप देख लो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम क्वांटिटी किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस टू कमोडिटी आर सब्सिट्यूट, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी। अगर यहाँ होता इन केस टू कमोडिटी आर परफेक्ट सब्सिट्यूट, अगर शब्द यूज होता परफेक्ट सब्सिट्यूट तो क्रॉस इलास्टिसिटी अलग है, अगर सिर्फ सब्सिट्यूट शब्द है तब क्रॉस इलास्टिसिटी अलग है। क्वेश्चन में देखो गुड सब्सिट्यूट है, गुड्स क्या है, गुड मतलब एक परफेक्ट की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ कहना चाह रहा है कि लक्स एग्जाम्पल के तौर पर लक्स और नंबर 1 साबुन एक दूसरे के गुड सब्सिट्यूट है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी आई वो इनफाइनाइट आई। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता इफ टू कमोडिटी आर सब्सिट्यूट तो क्रॉस इलास्टिसिटी तब आपकी आती पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया। तो इसीलिए अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्योंकि गुड साथ में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन में आपसे 250 जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला गया है, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ टू कमोडिटी आर गुड सब्सिट्यूट तो क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी क्रॉस, जब गुड सब्सिट्यूट हो, मैंने उल्टा बोल दिया, जब गुड सब्सिट्यूट है गुड में अब कितना गुड है वो नहीं पता तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ परफेक्ट शब्द यूज हुआ होता तब हम इनफाइनाइट लिखते, थोड़ा उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पर गुड में कितना सब्सिट्यूशन है ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री तो आप लोगों को पता है पूरक वस्तुएं होती हैं एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ेगा, पूरक वस्तुएं हैं तो एक दूसरे की बिना यूज़ नहीं हो सकती। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड घटेगी, तो रिलेशन कैसा निकला, नेगेटिव निकला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टोटल कॉस्ट कर्व इज प्लॉटेड, अगर हम टोटल कॉस्ट कर्व को प्लॉट करें तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को आप कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे आसान जो तरीका है टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम टोटल कॉस्ट का आपका अगर स्लोप ले लें तब मार्जिनल कॉस्ट आराम से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, स्लोप लेंगे, किसका लेंगे, एट गिवन आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट शब्द कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। तो हम द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी गिवन आउटपुट, जो हमारे पर डिफरेंट आउटपुट के लेवल गिवन हैं उनका अगर हम स्लोप लें तो हम मार्जिनल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि टोटल से मार्जिनल पर जाने का यही तरीका है कि स्लोप को मेज़र कर सकते हो आप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस विच इज नेसेसरी टू रिटेन अ गिवन यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री इन अ सर्टेन इंडस्ट्री में कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग या ट्रांसफर प्राइस। ये डेफिनेशन किसने दी है इकोनॉमिक्स के अंदर कि बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि जितने भी आप फैक्टर और प्रोडक्शन यूज़ करते हो इंडस्ट्री में उनको उनकी मिनिमम एक अर्निंग, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उनको एक मिनिमम अर्निंग
ताकि वो वहाँ पर काम करते रहें देना ज़रूरी है, या उसे जिसे हम ट्रांसफ़र अर्निंग या ट्रांसफ़र प्राइस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है। तो ये डेफिनेशन जो है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग एनी फैक्टर इज व्हाट करंटली फोरगोन बाय यूजिंग इट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ये डेफिनेशन किसने दी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है किसी फैक्टर की जो आप छोड़ते हैं और जो करंट में आप यूज़ करते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो आपकी ये डेफिनेशन है ये किसने दी गई है, तो ये प्रोफेसर लिप्सी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ लॉस बेयरिंग फर्म will continue to produce in short run so long as price at least cover। सिंपल सा क्वेश्चन है कि शॉर्ट रन में एक फर्म कब तक प्रोडक्शन जारी रखती है, क्योंकि शॉर्ट रन टाइम पीरियड इतना थोड़ा होता है। उसे पता है कि अगर शॉर्ट रन में वो अपना प्रोडक्शन बंद भी कर दे तब भी उसको फिक्स फैक्टर की हानि तो उठानी पड़ती है। अगर शॉर्ट रन में उसे अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर वो मिल जाती है प्राइस के बराबर, तब भी वो अपने प्रोडक्शन को जारी रखती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कम से कम जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो आ ही रही है। अगर उसको वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलती तो वो अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगी शॉर्ट रन के अंदर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या है जो वो शॉर्ट रन में अपने प्रोडक्शन को जारी रखेगी। अगर उसको अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेंगी तब वो अपने प्रोडक्शन को जारी रखेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप आपसे पूछी है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप जो होती है वो कैसी होती है, आपकी ये शेप अल्फ़ाबेटिकली यू की तरह होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेप डाउनवर्ड एट फर्स्ट देन अपवर्ड। किस में ऐसा होता है कि पहले उसकी शेप डाउनवर्ड होती है फिर अपवर्ड होती है। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ दिए गए ऑप्शन में आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप ऐसी होती है कि पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑप्टिमम आउटपुट इज वन विच इज प्रोड्यूस। ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट इकोनॉमिक्स में किसको बोलते हैं कि वो आउटपुट जो कि बाय एक ऑप्टिमम आउटपुट की यहाँ आपसे क्या पूछी गई है, डेफिनेशन पूछी गई है। तो ऑप्टिमम आउटपुट वो आउटपुट होता है जिसे कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर प्रोड्यूस किया जाता है। जब एक फर्म अपना मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो उसी फर्म के आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ कॉन्सेप्ट विच हैज़ इम्पोर्टेंस इन इक्विलिब्रियम एनालाइजिंग एंड इकोनॉमिक एनालाइज। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम संतुलन को एनालाइज करने के लिए या इकोनॉमिक्स के एनालाइज में किस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप हर एक कॉन्सेप्ट में देखते हो कि प्रोडक्शन करते टाइम या फिर आपको कोई चीज़ ज्वाइन करनी है, आप हर जगह इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम एनालाइज करने के लिए या इकोनॉमिकली भी एनालाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन फर्म क्या करती है। तो उसकी शॉर्ट रन में भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल दो आप, मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, द प्राइम कॉस्ट में बी कंसिडर। प्राइम जो कॉस्ट होती है उसको आप क्या बोलते हो, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हो, सिंक कॉस्ट बोलते हो, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हो या फिक्स कॉस्ट बोलते हो।
आज हमने 40 से 45 क्वेश्चंस के आसपास कर लिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में करेंगे। आप लोगों को आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए, अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।